नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 5 नाजीवाद के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय के सभी तथ्यों को अच्छे से पढ़कर समझ लिया था। हम चलते हैं इस अध्याय पर। तो यही है अध्याय 5 नाजीवाद, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस अध्याय में हम लोगों ने हिटलर और उसका जो पार्टी था नाजी पार्टी, उसके बारे में हम लोग समझे थे अच्छे से। कैसे एक गरीब घर से होकर वह पूरे जर्मनी का एक इतना बड़ा तानाशाह बन गया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है, खुद से प्रयास करें पहले। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इस पूरे बुक को, वीडियो देखा है, तो खुद से प्रयास करें पहले, इसके बाद आप वीडियो का सहारा लें। ठीक है, हम चलते हैं। चलिए, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन है, किसी एक को आपको सही करना है। पहला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के बड़ौना नामक शहर में। कब? 20 अप्रैल 1889 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मीन कैंप किसकी रचना है। तो मीन कैंप जो है वह हिटलर ने लिखा था जेल में। ठीक है, आपने तो पढ़ा ही था पिछले अध्याय में। ठीक, चलिए अगला है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था। तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? रूर था। ठीक है, और इसी शहर पर फ्रांस ने क्या किया था? अपना कब्जा जमा लिया था। वर्साई की संधि जो हुआ था 28 जुलाई 1919 को, उसमें यह तय किया गया था कि जर्मनी का जो यह शहर है रूर, इसको फ्रांस को दे दिया जाए। तब से फ्रांस ने क्या किया था? इस पर कब्जा जमा लिया था। चलिए अगला है, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम क्या था। तो देखिए, जर्मनी का जो उस समय मुद्रा था वह था मार्क। अभी नहीं है। ठीक है, अभी हो गया है यूरो, लेकिन पहले मार्क था। ठीक है, 2002 तक, इसके बाद 2002 के बाद यूरो हो गया है वहाँ पे अब मुद्रा। अब चलते हैं आगे। आगे जो है इसमें सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, आपको बताना है कि यह कथन पांचों में से कौन सही है और कौन गलत है। पहला कथन है कि हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। यह तो सही बात है, हिटलर जो था वह लोकतंत्र का समर्थक बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, वह समाजवाद का विरोधी था। एक पार्टी एक नेता के शासन पर वह विश्वास करता था। वह एक तानाशाह था। ठीक, चलिए, नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था। ठीक है, तो यह गलत कथन है, क्योंकि नाजीवादी कार्यक्रम जो है वह यहूदियों के खिलाफ था। ठीक, अगला है, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। एकदम सही बात है, नाजीवाद में जो सरकार थे वो निरंकुश थे। वे हिंसा और सैनिक शक्ति पर ज़्यादा बल देते थे। ठीक, चौथा है, वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे। सही बात है, वर्साय संधि में इतना ज़्यादा जर्मनी का अपमान किया गया था, इतना ज़्यादा शर्तें थोप दिया गया था। ठीक है, कि जर्मनी का जो जनता था वह सोच रहा था कि ऐसा कोई नेता आए जो पूरे अपमान का बदला ले सके। ठीक है, पांचवा है, नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है। सही बात है ना। सैनिक शक्ति और हिंसा को क्या किया जाता है? उसे महिमा मंडित किया जाता है, गौरवान्वित किया जाता है। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए, आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, पहला प्रश्न है, हिटलर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। पढ़ चुके हैं आप। हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद कब संभाला था। तो 30 जनवरी 1933 को। ठीक है, वहाँ का जो राष्ट्रपति था हिंडेनबर्ग, उसने हिटलर को वहाँ का चांसलर मनोनीत किया था। ठीक, अगला है, जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद डैश ईस्वी में किया था। यानी राष्ट्रसंघ से कब उसने आपको अलग कर लिया था। तो 1933 में अलग कर लिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अगला है, नाजीवाद का प्रवर्तक था। कौन था? तो नाजीवाद का प्रवर्तक था हिटलर। ठीक, पांचवा है, जर्मनी के निम्न सदन को डैश कहा जाता था। तो जर्मनी के निम्न सदन को राइख हैशटैग कहा जाता था। ठीक, यह तो आपको पता ही है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हिटलर ने क्या किया था? एक बार आग लगवा दिया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है। मतलब जितने भी शब्द है, इन सभी शब्दों को आपको परिभाषित कर देना है, यह क्या चीज़ है। ठीक है, पहला है तानाशाह। तो तानाशाह को इंग्लिश में डिक्टेटर कहते हैं, और हिटलर जर्मनी का क्या था? तानाशाह था।
तो तानाशाह में आप यह लिख सकते हैं कि किसी देश का ऐसा शासक जो उस देश के समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को अपने हाथों में रखता हो तथा अपने विरोधी दलों, प्रेस तथा नागरिक अधिकारों का दमन करता हो, ऐसा शासक तानाशाह कहलाता है। ठीक। अगला है वर्साय संधि। यह क्या था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के अंत होने के बाद 28 जून 1919 को विजयी देशों तथा पराजित राष्ट्रों के मध्य वर्साय शहर में एक संधि हुई थी, जिसे वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 3 नंबर है तुष्टीकरण की नीति क्या थी? तो देखिए, तुष्टीकरण का मतलब होता है जब किसी देश या समुदाय से सीधे संघर्ष से बचने के लिए, उसे खुश करने के लिए या उससे कोई काम निकलवाने के लिए जब उसे विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाती है तो यह तुष्टीकरण कहलाता है। ठीक। अगला है वाइमर गणराज्य। यह क्या है? तो देखिए, 11 नवंबर 1918 को जब जर्मनी में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल के रूप में नई लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, तब देश के नए संविधान हेतु जर्मनी के वाइमर शहर में प्रथम संविधान सभा का बैठक हुआ था। अतः यह संविधान वाइमर गणराज्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला है साम्यवाद क्या है? ठीक। तो देखिए, साम्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिज्म। यह एक राजनीतिक विचारधारा है जो निजी संपत्ति को समाप्त करके पूर्ण रूप से सामाजिक समानता पर बल देती है। साम्यवाद का अवधारणा जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लाया गया था। वर्तमान में रूस, चीन, उत्तर कोरिया इत्यादि देशों में साम्यवादी सरकार है, शासन है। ठीक है। अगला है 6 नंबर तृतीय राइख क्या है? यह राइख है। ठीक है। तो देखिए, तृतीय राइख जो है यह जर्मनी में हिटलर ने अपने नाजीवादी शासन का नाम तृतीय राइख रखा था। ठीक। जैसे हमारे देश में ही इसके पहले अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगल शासन था। ठीक है। वैसे ही तृतीय राइख हिटलर का शासन था और द्वितीय राइख जो था वह हिटलर से पहले का जो राजा लोग शासन करते थे वह शासन था। ठीक है। और प्रथम राइख जो था उससे भी पहले का शासन था। ठीक है, यह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलते हैं इसके आगे। देखिए, 5 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको सही मिलान करना है। ठीक है। देखिए, गेस्टापो क्या था? तो यह जो गेस्टापो था यह गुप्तचर पुलिस था ये हिटलर का। ठीक है। वाइमर जो था यह जर्मनी का एक शहर था। ठीक। सीने गांव क्या था? तो देखिए, सीने गांव यह जो है यह यहूदियों का प्रार्थना गृह है। आप मंदिर में जाते हैं, अगर हिंदू हैं तो, मुस्लिम हैं तो कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। ठीक। वैसे ही सीने गांव जो था यह यहूदियों का एक प्रार्थना गृह था। ब्राउन शटर्स क्या था? तो यह ब्राउन शटर्स निजी सेना था और हिंडेनबर्ग जर्मनी का राष्ट्रपति था जिस समय हिटलर जो था वहाँ का चांसलर बना। यही हिंडेनबर्ग ने ही हिटलर को वहाँ का चांसलर मनोनीत किया था। ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको इन 5 का छोटा छोटा आंसर देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है वर्साय संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी प्रथम विश्व युद्धोपरांत पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा 28 जून 1919 को वर्साय संधि की अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी, जिससे जर्मनी सैनिक एवं आर्थिक रूप से पंगु बन गया। पूरे जर्मनी में वहाँ के तत्कालीन वाइमर गणतंत्र एवं मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बदले की भावना प्रज्वलित हो रही थी। अतः इन परिस्थितियों ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक। दूसरा है वाइमर गणतंत्र नाजीवाद के उदय में सहायक बना कैसे? तो देखिए, वाइमर गणतंत्र ने ही अपमानजनक वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिसके फलस्वरूप आर्थिक तथा सैनिक दृष्टिकोण से जर्मनी पंगु बन गया। वहाँ के कल कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारी की समस्या चरम पर पहुँच गई। इस समय वहाँ की कृषि की दशा भी बहुत खराब थी। मुख्य औद्योगिक नगर मित्र राष्ट्रों ने अपने आपस में छीन लिए थे और समस्त जर्मन व्यापार नष्ट हो गया था। इन परिस्थितियों को संभालने में वहाँ की जो वाइमर गणतंत्र थी वह असफल रही। फलतः जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। ठीक। अगला प्रश्न है 3 नंबर नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? तो देखिए, नाजीवाद कार्यक्रम के निम्न कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसको बिंदुवार पर लिखेंगे। राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ना, वर्साय की संधि को भंग करना अर्थात सभी शर्तों से अपने आप को मुक्त कर लेना, जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिंटर्न विरोधी समझौता करना। ठीक। ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया को सैन्य बल पर जर्मन साम्राज्य में मिला लेना। और सबसे अंतिम बिंदु है जो मुख्य
बिंदु है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण है वह है पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो पृष्ठभूमि है वह तैयार हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, क्या साम्यवाद के भय ने जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थक बनाया? तो इसके उत्तर में आपके किताब में ही है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। देखिए 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा, यहाँ भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। ठीक है, साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग जो था, जो काफ़ी धनी मनी था, वह काफ़ी भयभीत हो गया। वह सोचा कि हमारा पैसा तो अब बंटा जाएगा गरीबों में, है ना। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप इतना लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी क्या है? तो देखिए रोम जो है यह इटली का राजधानी है, बर्लिन जर्मनी का राजधानी, टोक्यो जापान का राजधानी, यानी इटली, जर्मनी और जापान धुरी क्या है? तो ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, आप यहाँ से इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिंटर्न विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में संपन्न हुआ था, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यही था रोम इटली का राजधानी, जर्मनी का बर्लिन और जापान का टोक्यो। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपने पांचों प्रश्न को ऊपर वाला हल कर लिया। अब चलते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, इसमें थोड़ा लंबा आपको आंसर देना है। ठीक, मेरा आंसर थोड़ा लंबा रहेगा, आप इसमें अपना सुधार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही सही है और उसी को आप हूबहू छाप दे। ठीक है, आप इसमें अपना से भी कुछ फेरबदल कर सकते हैं। कहीं भी एग्जाम होता है तो लिखा रहता है अपने शब्दों में उत्तर दे, तो किसी भी प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वह आपके शब्दों में होना चाहिए। ठीक, चलिए हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। हिटलर कौन था, क्या था, है ना, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में साधारण परिवार में हुआ था। उसकी युवा अवस्था गरीबी में बीती थी। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था, परंतु इच्छा पूरी न हुई और उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में वीरता के लिए बहुत सारे मेडल्स भी प्राप्त हुए थे उसको। युद्ध में जर्मनी की पराजय तथा इसके बाद नए गणतांत्रिक सरकार द्वारा अपमानजनक वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने से उन्हें भारी निराशा हुई थी। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया। इसके बाद उसने अपने करिश्माई व्यक्तित्व एवं चुंबकीय आकर्षण से धीरे धीरे इस पार्टी का वह हेड बन गया और इसका नाम बदल कर रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक, धीरे धीरे यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हिटलर ने तत्कालीन जर्मन गणतंत्र के खिलाफ जोरदार विद्रोह किया तथा सैनिक ढंग से अपने पार्टी को संगठित किया। धीरे धीरे नाजी पार्टी की शक्ति में वृद्धि हुई और 1932 के चुनाव में वहां की सदन में अच्छी सीटें प्राप्त की तथा 30 जनवरी 1933 को वह जर्मनी का चांसलर बन गया और सत्ता प्राप्त करते ही उसने जर्मनी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर तानाशाही शासन लागू कर दिया। ठीक, उसके विदेश नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 नंबर, हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन था, कैसे? तो इसके उत्तर आप लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी युद्धोपरांत पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साय संधि की अपमानजनक शर्तें ला दी गई थी, जिससे जर्मनी सैनिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर बन गया था। वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और चारों ओर निराशा एवं अराजकता का वातावरण था। ठीक, हिटलर ने जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए निम्न विदेश नीतियों का अवलंबन किया। पहला बिंदु में लिखेंगे कि सर्वप्रथम 1933 में जेनेवा निशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग पर सफलता नहीं मिलने से हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। ठीक है, और अगला बिंदु में लिखेंगे 1935 में हिटलर ने वर्साय संधि की सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। ठीक, अगला बिंदु में लिखेंगे कि हिटलर ने सारी जर्मन भाषी लोगों को एक सूत्र में बांधने के लक्ष्य से ऑस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से उसने जर्मनी का साम्राज्य काफ़ी विस्तार किया। ठीक है, अगले बिंदु में लिखेंगे कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए हिटलर ने 1936 में इटली एवं जापान के बीच कामिंटर्न विरोधी समझौता किया, जो बाद में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर,
नाजीवादी दर्शन निरंकुशता का समर्थक एवं लोकतंत्र का विरोधी था, इस पर विवेचना कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं, नाजीवादी दर्शन निरंकुशता का समर्थक एवं लोकतंत्र का विरोधी था। इसके निम्न कारण थे। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला बिंदु है, इस वक्त जर्मनी में एक ही पार्टी की सरकार थी तथा उसने विरोधी दलों का सफाया कर दिया था। ठीक। अगला बिंदु है, उसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया था। अगले बिंदु में लिखेंगे कि हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किया तथा जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। अगले बिंदु में, नाजीवादी दर्शन में सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना है, अर्थात इसके अनुसार राज्य के भीतर ही सब कुछ है और राज्य के बाहर एवं विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ठीक। अगले बिंदु में लिखेंगे कि हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल देने लगा। उसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया था। अगला बिंदु है, उसने विशेष कारागृह की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया जाता था। जर्मन सांसद राइखस्टाग की इमारत में हिटलर ने खुद से ही आग लगवाई थी, परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर मढ़ दिया था। और लास्ट बिंदु में लिखेंगे कि नाजीवादी दर्शन में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को महिमा मंडित किया जाता है। ठीक है, तो यह सब कारण है जो बताता है कि नाजीवादी दर्शन जो था वह काफ़ी निरंकुश था और लोकतंत्र का विरोधी था। चलिए, तो यह था आपका लास्ट प्रश्न। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये जो अभ्यास प्रश्न है यह खत्म हो गया। आपने इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा और आपका पढ़ाई जारी रहेगा। ठीक है, हम जल्द ही आएंगे अगले नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।